नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर खुशबू। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ कंसल्टेंट हूं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों में टीकाकरण वैक्सीनेशन के बारे में, और इसे डिस्कस करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर वरुण कुमार ने, जो कि एक जाने माने पीडियाट्रिशियन शिशु रोग विशेषज्ञ है। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू डॉक्टर खुशबू। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बच्चों में टीकाकरण के बारे में बहुत सारी डिटेल्स में जानकारी लेने वाले हैं डॉक्टर वरुण से। हम जानेंगे वैक्सीनेशन आखिर बच्चों में हम कराते क्यों हैं, कौन कौन से बीमारियों के अगेंस्ट वैक्सीनेशन दी जाती है, कब से वैक्सीनेशन स्टार्ट होती है, शेड्यूल क्या है, सारी वैक्सीनेशंस बच्चों को दी जाती है, कुछ ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस भी है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं वैक्सीनेशन देने के, कॉस्ट क्या आती है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सर, सबसे पहले तो हम लोग जानना चाहेंगे कि जो वैक्सीनेशन होती है वो हम देते क्यों हैं बच्चों में, क्या क्या कारण होते हैं, किन किन बीमारियों से बचाती है। वैक्सीनेशन हमारे बच्चों को बहुत सारे जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए ही आया है। डे बाय डे इम्प्रूवमेंट हो रहा है और बहुत सारे बीमारियों के वैक्सीन आ रहे हैं। एक समय था जब 2-4 वैक्सीन अवेलेबल होते थे, अब बहुत सारे वैक्सीन आ गए हैं, इसलिए हमारा वैक्सीनेशन शेड्यूल भी थोड़ा लंबा हो गया है, लिस्ट काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो जो कॉमन बीमारी है जिसका वैक्सीन दिया जाता है वो है हमारा हेपेटाइटिस बी, पोलियो, BCG ट्यूबरकुलोसिस के लिए, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, मीजल्स जिसको खसरा बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन होती है जिसे मेनिंजाइटिस से बचने के लिए देते हैं, या कॉमन फ्लू का वैक्सीन देते हैं, और रोटा वायरस वैक्सीन डायरिया से बचने के लिए देते हैं। निमोनिया एक जानलेवा बीमारी है, उससे बचने के लिए वैक्सीन अवेलेबल है। हेपेटाइटिस ए, बी तो पहले ही बोला मैंने, चिकन पॉक्स, मिजल्स, मम्प्स, रूबेला है, ये इन तमाम बहुत सारी बीमारियां लिस्ट है। तो ये सब इस सब से बचने के लिए ही हम बच्चों में टीकाकरण करते हैं। और टीकाकरण का शेड्यूल भी कुछ इसी तरह से बना होता है कि जब हमारे बच्चे उस बीमारी से ससेप्टेबल होते हैं उसके ठीक पहले हम वो टीका लगा लेते हैं। उनका इम्यून सिस्टम बन रहा होता है। एग्जैक्टली तो जो उस बच्चों में इम्यूनिटी शुरुआती दिनों में कम होती है, तो वो बच्चों में जो इन्फेक्शन अगर ये होती है तो ज़्यादा जानलेवा हो सकती है बड़ों के कंपैरिजन में, इसलिए वैक्सीनेशन उन्हें बचाता है। हमें लगता है कि कोविड के बाद से लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता कुछ बढ़ गई होगी ज़रूर। करेक्ट। ओके, तो कौन कौन से क्या शेड्यूल है, कैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं वैक्सीनेशन। पहला क्वेश्चन आता है कि बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू कब करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा का पहला वैक्सीन जो होता है वो कोलोस्ट्रम होता है, मदर मिल्क, जो शुरू के 2-3 दिनों में आता है, और वो मेरा पहला वैक्सीन है बच्चों के लिए। कोई कॉस्ट नहीं, कुछ भी नहीं, कुदरती देन है, वो मेरा पहला वैक्सीन है। सर, उसके बाद 24 आवर के अंदर में हम लोग BCG, हेपेटाइटिस बी एंड ओरल पोलियो का वैक्सीन लगाते हैं। बेहतर होता है कि 24 आवर के अंदर में लग जाए, लेकिन अगर थोड़ी बहुत लेट हो जाए किसी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस की वजह से, तो भी अब उसको अवॉइड नहीं करना है, उसको ले ही लेना है। उसके बाद वैक्सीन जो हम लोग देते हैं वो 6 वीक्स पे देते हैं। 6 वीक्स पे बहुत सारी वैक्सीन आती है, जैसे DPT हो गई, हेपेटाइटिस बी की अगली खुराक हो गई, आप हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा जिसको हीप बोलते हैं, और रोटा वायरस की वैक्सीन हो गई, निमोनिया की वैक्सीन हो गई, इंजेक्टेबल पोलियो उसके बाद आ जाते हैं। तो ये 6 वीक्स में इतने सारे वैक्सीन लगते हैं, बट इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। 5-6 वैक्सीन एक ही इंजेक्शन में आते हैं, और एक निमोनिया की वैक्सीन आती है, तो बच्चे को 2 ही प्रिक होता है, और ओरल वैक्सीन के रूप में रोटा वायरस दे देते हैं। तो ये नहीं डरना है कि आप इतना सारा लिस्ट है तो बच्चे को कैसे दिलवा पाएंगे। और हर डॉक्टर जिसके पास भी आप जाते हैं वो एक कार्ड देते हैं जिसमें वैक्सीनेशन शेड्यूल होता है। ये एक वैक्सीनेशन शेड्यूल है जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। इसमें एक तरफ वैक्सीन्स के नाम दिए रहते हैं एज के हिसाब से, और ड्यू डेट लिखा रहता है, और जिस दिन दिया जाता है उस दिन डॉक्टर देकर साइन करते हैं। तो ये जो शेड्यूल होते हैं ये सारे शेड्यूल पूरे करने चाहिए। इसमें जो भी वैक्सीन दिए हुए हैं ये वैक्सीन ज़रूरी वैक्सीन होते हैं। ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है वो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के द्वारा है। जी जी जी। गवर्नमेंट में जो शेड्यूल फॉलो होते हैं वो हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होते हैं। आप कोई भी शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं, बस एक ही शेड्यूल फॉलो करना है। कुछ जो स्पेशल वैक्सीन है जो गवर्नमेंट नहीं दे पा रही हैं वो आप प्राइवेट में
ले सकते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ऑब्वियसली ले सकते हैं। यानी कि आपके पास आपके पीडियाट्रिशियन एक रिटन टेबल टाइप का है जो बहुत आसान होता है। आपको जो भी वैक्सीन्स लगी वो आज के डेट में लिख दी जाएंगी और अगला वैक्सीन कब लगना है, आपका ड्यू डेट कब है, बहुत क्लियरली लिख दिया जाता है, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक अलार्म लगा लीजिए, आप एक रिमाइंडर लगा लीजिए, आपको याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने 6 सप्ताह की वैक्सीन के बारे में जाना। अब आगे सर कैसे बढ़ते हैं? 6 सप्ताह की जो वैक्सीन है वही वैक्सीन हम लोग 10 वीक्स पे, 10 सप्ताह पे और 14 सप्ताह पे देते हैं। जी जी। उसके बाद वैक्सीन हम 6 महीने पे देते हैं। तो 6 महीने पे फिर चेंज हो जाता है। 6 महीने पे हम टाइफाइड की वैक्सीन देते हैं और साथ में फ्लू की पहली डोज लगाते हैं। ओके, फ्लू वैक्सीन और टाइफाइड की वैक्सीन। यस। उसके बाद 1 मंथ के बाद फ्लू की सेकेंड डोज लगा देते हैं। देन हम लोग 9 मंथ पे मिजिल्स, मम्प्स, रूबेला इसकी एक खुराक लगती है। ये तीनों कंबाइंड वैक्सीन आता है, ये दे दिया जाता है। इसके बाद हमारा बच्चा जब पहला बर्थडे मनाता है फर्स्ट जन्मदिन के बाद, तो हम उस समय 2 वैक्सीन देते हैं। जी जी। एक हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन देते हैं और फिर उसके साथ जापानीज इंसेफ्लाइटिस की वैक्सीन देते हैं। ओके। इस तरह से वो शेड्यूल पूरा चलता रहता है। लेकिन अब इसमें जो ऐड करने वाली बात है कि ये एक प्राइमरी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है। मतलब कि इस पार्टिकुलर टाइम पे ये पार्टिकुलर वैक्सीन्स को लगानी है। वैक्सीन्स में मतलब आपको शेड्यूल को मेंटेन करना चाहिए, किसी भी तरह से कोशिश करना चाहिए कि शेड्यूल मेंटेन हो। अगर ये वैक्सीन्स नहीं लगा पाते हैं तो जितना जल्दी हो आप उतना जल्दी जाकर उस बचे हुए वैक्सीन को लगाएंगे। हम बाद में डिस्कस करेंगे कि बहुत ज़्यादा वैक्सीन अगर छूट जाए या कुछ उस तरह से हो जाए तो उसको कैसे टैकल करेंगे, उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो अभी हम बताएं कि क्या क्या वैक्सीन्स कैसे कैसे लेते जाएंगे और आप मान के चलो कि 2 इयर्स के बच्चे होने तक आपके 99% वैक्सीन्स कंप्लीट हो जाएंगे। ओके। सर, अगर कोई वैक्सीन मिस हो जाती है, एक वैक्सीन मिस हो जाती है तो क्या करें, या 2-3 कंटिन्यूअस वैक्सीन मिस हो जाती है तो क्या करना चाहिए? मैं अपने चैम्बर में, मैं अपने प्रैक्टिस में ये फील करता हूँ कि पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि जो वैक्सीन छूट गई, जो हम एक समय पे नहीं दे पाए, तो वो छूट गई, वो वैक्सीन अब नहीं देने की ज़रूरत है, अब अगले वैक्सीन को लेना है। ऐसी बात नहीं है। जिस किसी भी वैक्सीन का एक मिनिमम एज होता है कि ये वैक्सीन हमको इस एज पर देना है, उसी तरह उस वैक्सीन का एक मैक्सिमम एज भी होता है कि हम अधिक से अधिक किस उम्र तक दे सकते हैं। जैसे कि हमारा टाइफाइड का वैक्सीन है, टाइफाइड के वैक्सीन है कि हम मिनिमम एज हमारा है 6 मंथ पर देने का, लेकिन 10 ईयर्स 18 ईयर्स अप टू हम दे सकते हैं। ओके। हाँ, जैसे पोलियो का वैक्सीन है, आप जन्म के समय देते हैं पोलियो का ड्रॉप, लेकिन 5 साल के बाद नहीं देते हैं। तो 5 साल के भीतर में अगर कोई आता है, BCG की वैक्सीन हम जन्म के समय देते हैं, लेकिन अगर कोई नहीं ले पाया है तो आप 5 साल के अंदर BCG की वैक्सीन दे सकते हैं। तो अगर आपकी वैक्सीन छूट जाती है तो आप पीडियाट्रिशियन के पास जाएं जब भी आपको याद आए कि भैया हमारा छूट गया, मुझे जाना चाहिए और मिली। हम लोग उनके एज के हिसाब से, बच्चे का जो भी एज होता है उसके हिसाब से एक शेड्यूल कर देते हैं कि आप इस विजिट में प्रायोरिटी वाइज कि फर्स्ट वैक्सीन मुझे कौन सी दे देनी चाहिए। सपोज करिए 5 वैक्सीन 6 वैक्सीन ड्यूज है, तो हमें सबसे पहला वैक्सीन जिससे हमारा ज़्यादा बच्चा मतलब वो एक तरह से डेंजर है या खतरा है जो भी है, तो मैं पहले उसको लगाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक कैचअप वैक्सीन का शेड्यूल करते हैं। कैचअप वैक्सीन शेड्यूल करते हैं। ओके ओके। बस फ्रेंड्स, करना ये है, अगर आपने भूल गए हो आप वैक्सीन लगाना, तो आप अपने पीडियाट्रिशियन को तुरंत मिले, उसे छोड़ नहीं देना है। सर, कुछ ऐसा वैक्सीन भी आता है जिससे बच्चे को पेन कम हो, फीवर ना आए? एक DPT की वैक्सीन जो हम 6 वीक्स पे लगाते हैं, मेनली वहीं पे एक कन्फ्यूजन आता है कि एक पेनलेस वैक्सीन है और एक पेनफुल वैक्सीन है। वैसे कोई भी वैक्सीन पेनलेस नहीं होती है, बच्चे को देने के बाद दर्द तो होते ही हैं। तो पेनलेस वैक्सीन और पेनफुल वैक्सीन जो है उसमें इफिकेसी वाइज कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन जो मेन डिफरेंस होता है वो है उसका कॉस्ट का। जो पेन वाली वैक्सीन होती है, पेनफुल वैक्सीन जिसको बोलते हैं, वो कम कॉस्ट का आता है, और जो पेनलेस होती है वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट का आता है। अच्छा। ठीक है। तो वैक्सीन देने के बाद रात में बच्चों को दर्द या बुखार की समस्या आती है, जो पेनफुल वैक्सीन है। जो पेनलेस वैक्सीन है उसमें जनरली नहीं आती है। मैंने बोला है जनरली,
मतलब कभी कभार उस वैक्सीन में भी बच्चों को दर्द या बुखार हो सकता है, एक्सपीरियंस किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक ट्विन बच्चे को दिया था, एक बच्चे को बुखार आया था और एक को नहीं आया, दोनों पेनलेस वैक्सीन लिए थे। यस, ह्यूमन शरीर है, सबका रिस्पॉन्स अलग अलग होता है। यस, पेनलेस वैक्सीन में लेकिन पेन और फीवर कम आएगा कंपेयर टू पेनफुल, यानी दर्द कम होगा। यस। तो इसी के साथ हम लोग बात करेंगे कि कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, खतरे क्या हो सकते हैं वैक्सीन लेने के बाद। जनरली जो भी वैक्सीन मार्केट में आते हैं लगाने के लिए बहुत ही सेफ वैक्सीन होते हैं। मैं अपने इतने दिन के प्रैक्टिस में आज तक ऐसा कुछ सीरियस रिएक्शन किसी भी वैक्सीन का नहीं देखा है, ठीक है। और जो वैक्सीन 6 वीक्स, 10 वीक्स और 14 वीक्स पे लगाते हैं, फिर 1.5 साल पे लगाते हैं फर्स्ट बूस्टर, और 4 to 6 ईयर्स पे लगाते हैं, यही वैक्सीन है जो पेन और फीवर के लिए नोटोरियस है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्रोसिन या कैलपोल, कोई भी पैरासीटामोल ड्रॉप, सुमो, कुछ भी आप एक डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि अगर रात में बच्चों को कोई परेशानी हो तो आप दे दें। और आई थिंक कि 1 डोज सफिशिएंट होता है कभी भी। और जो वैक्सीनेशन साइट है उस पर बर्फ़ लगाना या वार्म हॉट कंप्रेस करना, ये सब नहीं करना चाहिए। उस दिन आप जो बच्चे को मालिश कर रहे हैं, तेल मालिश कर रहे हैं, तो वो वैक्सीनेशन साइट को छोड़ दें, वहाँ मालिश नहीं करें। ये सबसे थोड़ा सा दर्द में आराम रहेगा। सर, लगभग कॉस्ट कितना आता होगा वैक्सीनेशन बच्चों में करने में? गवर्नमेंट सेटअप में तो आई थिंक कि फ्री होता है, गवर्नमेंट सेटअप में वैक्सीनेशंस फ्री होते हैं, जबकि अगर प्राइवेट सेटअप में ले रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली फर्स्ट ईयर में बच्चों में अगर हम वैक्सीनेशन सारी वैक्सीन्स कराएं तो कितना लगभग कॉस्ट आता है? देखिए, अगर हम पेनलेस वैक्सीन की बात नहीं कर रहे हैं, पेनफुल वैक्सीन की बात कर रहे हैं, तो अमूमन 20,000 के आसपास बजट जाएगा, 15 to 20,000 के आसपास बजट जाएगा। और ठीक है, 20,000 तो सर मेरे हिसाब से बच्चे के प्रोटेक्शन को देखते हुए बहुत ज़्यादा नहीं है। लगभग सारी वैक्सीन्स इस कॉस्ट में कवर हो जाती है। वैक्सीन्स को आप एक नॉर्मल मेडिसिन की तरह ना समझें। कोई भी वैक्सीन जो है वो जहाँ प्रोडक्शन होती है और जहाँ हम लोग बच्चों को देते हैं, वो एक प्रॉपर कोल्ड चेन में मेंटेन होता है। वैक्सीन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मेंटेन किया जाता है। अगर वो कोल्ड चेन कहीं भी फेलियर, यानी कहीं भी वैक्सीन का टेम्परेचर फेलियर होता है, तो वो वैक्सीन बेकार है, वो जस्ट ऐसे ही आपके बच्चे को पड़ गया, कोई फ़ायदा नहीं। तो कभी भी वैक्सीनेशन के लिए अगर कोई सेंटर आप चुनते हैं तो आप इतना एश्योर रहें कि वहाँ पर वैक्सीन्स को ठीक ठाक से रखे जाते हैं। देने वाले जो एक्सपर्ट हैं, जो देते हैं, वो उनकी एक्सपर्ट मोनेटाइजेशन कैसा है, हाँ, कितनी, क्योंकि कितनी बार होता है कि अगर अच्छे से क्लीन नहीं किया गया, एंटीसेप्टिक या ये सब का इस्तेमाल ठीक से नहीं किया गया, तो बच्चों में वो एब्सेस बन जाते हैं। अच्छा, इन्फेक्शन, हाँ, इन्फेक्शन होने का डर रहता है, बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें। तो मेरा ये एक सजेशन रहता है पेरेंट्स से कि ये, और इसको आप ऐसा नहीं समझें कि इसके असर दिखते नहीं हैं। आज हम पेडिट्रिशियन महसूस कर रहे हैं कि डिप्थीरिया, आप सुनी है डिप्थीरिया हाल में किसी को कभी भी हुआ है? नहीं। टिटनेस से पेशेंट एक भी मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। दीज ऑल आर द आउटकम ऑफ आवर वैक्सीनेशन। बिल्कुल बिल्कुल। इतनी सारी जानलेवा बीमारी है जो सुनने को नहीं मिल रही है, बिल्कुल, उसकी वजह है वैक्सीनेशन। पोलियो तो इंडिया से इरेडिकेट हो चुका है। बिल्कुल, आज भी हम जब पोलियो के पुराने पेशेंट्स देखते हैं तो उनकी हालत को देख के बहुत बुरा लगता है। तो ऑब्वियसली वैक्सीनेशंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमें इन्फेक्शियस डिजीज़ से, चाहे वो वायरल इन्फेक्शंस हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो, बहुत ही खतरनाक बीमारियों से बचाती है, जिसे हम रियलाइज़ नहीं करते हैं एक्चुअली, लेकिन बहुत ही प्रोटेक्टिव होती है। फ्रेंड्स, वैक्सीन से रिलेटेड और कोई आपके मन में सवाल है तो कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सर। थैंक यू। अगर आपके बच्चों का वैक्सीनेशन छूट गया हो तो कैचअप वैक्सीनेशन कैसे देना है, उसका सही तरीका क्या है, सर के यूट्यूब चैनल शिशु मंगल क्लिनिक के नाम पे यूट्यूब चैनल है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप वहाँ जाके देख सकते हैं।